सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अगेन पार्ट बी जो है वो क्लास 4 का देखेंगे इंपॉर्टेंट कमेटीज़ जो हैं कोऑपरेटिव्स के ऊपर 15 कमेटी जो है नेशनल की हमने कल पढ़ी थी और आज उसके आगे शुरू करते हैं। 16 कमेटी है पीआर दुभाषी कमेटी। तो पीआर दुभाषी कमेटी 1972 की कमेटी है। क्या रिकमेंडेशंस कमेटी की रहती हैं? सबसे पहले तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट यानी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मैनेजमेंट है जो किसको मैनेज कर रही है वो प्रोफेशनल लोगों से भरी होनी हुई चाहिए। दूसरा है एक्सटेंशन ऑफ डिपॉजिट इन इंश्योरेंस की डिपॉजिट्स जितने बंदे अभी जमा करा रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसे भी बढ़ाना चाहिए, उस रेंज को बढ़ाना चाहिए और इंश्योरेंस जो है जितने भी मेंबर का पहले है उसे भी और बढ़ाना चाहिए, यानी ज़्यादा लोगों को अब कवर करना चाहिए डिपॉजिट्स के अंदर भी इंश्योरेंस के अंदर भी। उसके बाद क्वालिटी जो है कोऑपरेटिव्स की हमें उसको बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ा सकते हैं कि जो भी पेंडिंग लिटिगेशंस हैं किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ जो चल रही हैं उन्हें डिस्पोज करना चाहिए। उसके बाद ऑडिट जो है वो 100% हर सोसाइटी का रहना चाहिए। उसके बाद लोन रिकवरी प्लान्स जो है हर सोसाइटी को अपने बनाने चाहिए, जो उसने लोन दिए हैं उनको कैसे रिकवर करना है। उसके बाद जो प्रॉपर बाईलाज जो हैं उनके जो भी कानून है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिसके ऊपर वो काम करती है उसकी रिवीजन जो है प्रॉपर होनी चाहिए जब और जहाँ भी ज़रूरत है। उसके बाद जो भी प्रोसीजर हैं डॉक्यूमेंटेशन को या फिर मेंबरशिप ग्रांट करने को लेकर किसी को उन डॉक्यूमेंट्स को उन प्रोसीजर्स को और आसान बनाना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो आसानी से जुड़ सकें किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। उसके बाद रजिस्ट्रार की पावर जो है उससे लिमिटेड करना चाहिए, यानी और कम जो है रजिस्ट्रार की पावर कम नहीं करनी चाहिए। सोसाइटी जो है उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। और आखिरी रिकमेंडेशन है ये वो है कॉमन लॉ फॉर ऑल कोऑपरेटिव्स की जितनी भी कोऑपरेटिव्स हैं हमारी कंट्री में सब कोऑपरेटिव जो है उनके लिए एक समान कानून जो है वो रहना चाहिए। उसके बाद अगली कमेटी है एम एस स्वामीनाथन कमेटी है जो कि हमारी 1973 की कमेटी है। एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन जो है अ, उसमें काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन रहता है और उसके बाद जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें भी इनका जो है काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है, आप सब जानते हैं इन्हें। तो एम एस स्वामीनाथन ने ही ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में लाया था और यही इस कमेटी के मेंबर थे 1973 की कमेटी के। इस कमेटी का एक और नाम था एक्सपर्ट ग्रुप ऑन कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इस नाम से भी इस कमेटी को जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये कंस्टिट्यूट की गई थी कमेटी और इसकी रिकमेंडेशन थी कि एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो बिल्कुल अलग रहने चाहिए, यानी एजुकेशन प्रोग्राम्स अलग होने चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो अलग होने चाहिए। दूसरी रिकमेंडेशन थी इम्प्रूव कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की जो भी कोऑपरेटिव को मौजूदा एजुकेशन या ट्रेनिंग देने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी तरीका है उसमें और इम्प्रूवमेंट जो हमें लानी चाहिए ताकि और ज़्यादा उसको अच्छा बनाया जा सके। उसके बाद इन्होंने कहा कि इन्होंने नहीं कहा सॉरी, इन्होंने इनकी एक सजेशन थी कि एक 1953 में एक बॉडी बनी थी जिसका नाम था कमीशन ऑन कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, जो कि अभी तक ट्रेनिंग दे रही थी कोऑपरेटिव्स को। तो इनकी रिकमेंडेशन थी कि इसका नाम जो है बदल कर इस ऑर्गेनाइजेशन का वो अब NCCT जो है वो कर देना चाहिए, यानी नेशनल कोऑपरेटिव काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग जो है इसका रीनेम जो है वो 1976 में कर देना चाहिए और 1976 में हो भी गया। और इस NCCT का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद CEO जो है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया जो है उसके CEO जो रहेंगे वो इस NCCT के जो है वो DG रहेंगे, यानी NCCT की जो सबसे हाई पोस्ट होती है वो DG की ही रहती है। और ये DG कौन रहेंगे? जो भी NCUI के CEO रहेंगे वो इस NCCT के DG रहेंगे। ये इनकी रिकमेंडेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी आती है MK माधव दास कमेटी। तो माधव दास कमेटी जो है ये 1978 की आती है। ये कमेटी जो है ये RBI के द्वारा जो है वो गठित की जाती है और ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हैं यानी UCBs जो हैं ये उनके ऊपर उनकी वर्किंग के ऊपर बनाई जाती है। रिकमेंडेशन क्या रहती है इनके? ये वो हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ मॉडल बायलाज की इनकी जो अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनके भी अपने बायलाज जो हैं यानी मॉडल बायलाज जो हैं नए आज के ज़माने में जो
जो एप्लीकेबल हों वैसे बायलॉज जो हैं इनके होने चाहिए। उसके बाद फाइनेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के इन यूसीबीज़ जो हैं इन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनकी जहाँ पर भी ये ऑपरेट कर रही हैं वहाँ पर जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ उनको फाइनेंस जो है ये यूसीबीज़ को देना चाहिए। और तीसरी रिकमेंडेशन थी कि इन्हें जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को एनकरेज करना चाहिए। कोऑपरेटिव्स में आकर भी जो कि लोग कह सकते हैं कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए हैं तो इसके लिए लोगों को एनकरेज करना चाहिए। ये भी जो है माधव दास कमेटी की रिकमेंडेशन थी। ओके 19। तो नेक्स्ट कमेटी रहती है मार्था कमेटी। 1978 की जो है कमेटी रहती है मार्था कमेटी। ये कमेटी भी जो है यूसीबीज़ यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की फंक्शनिंग के ऊपर ही बनाई जाती है। और क्या इसकी रिकमेंडेशन रहती है? सबसे पहली रिकमेंडेशन है कि जो रीजनल इम्बैलेंसेस जो हैं यूसीबीज़ में उनको हटाना चाहिए। और इन्होंने ये एक प्रिंसिपल दिया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन बैंक जो है वो होना चाहिए, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक का होना बहुत ज़रूरी है ताकि रीजनल इम्बैलेंसेस यानी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहाँ पर बैंक ही नहीं थे, यूसीबीज़ ही नहीं थी और काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर एक से ज़्यादा यूसीबीज़ थी। तो उस रीजनल इम्बैलेंस को कम करना चाहिए और हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक बैंक जो है वो रहना चाहिए। उसके बाद जो इन्होंने दूसरी रिकमेंडेशन थी कि नए यूसीबीज़ जो बनेंगे यानी नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनेंगे उनको उनकी ब्रांचेस जो हैं वो एक्सपैंड करनी चाहिए। और जो पुराने यूसीबीज़ जो हैं उनको वैसे का वैसा रहना चाहिए। यानी पुराने यूसीबीज़ जो बने हैं उनको छेड़छाड़ नहीं करनी, उनको वैसे ही रहने दीजिए। और नए यूसीबीज़ जो बन रहे हैं इन्हें अपनी ब्रांचेस जो हैं वो एक्सपैंड करनी चाहिए, यानी अपनी ब्रांचेस जो हैं वो बढ़ानी चाहिए। उसके बाद एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है रिकमेंडेशन रही और बहुत यूनिक भी रही वो थी कि इस सोसाइटी की इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि वुमेन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ऐसे भी बनने चाहिए जो कि बिल्कुल वीमेंस के ऊपर डेडिकेटेड हों, जो कि वीमेंस की नीड्स जो हैं उनको पूरा करने के लिए जो है कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए जाएँ, यानी वीमेंस कोऑपरेटिव बैंक। तो काफ़ी यूनिक रिकमेंडेशन थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट थी कि यूटिलिटी ऑफ यूसीबीज़ फॉर नॉन एग्रीकल्चर लोन की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है इन्हें नॉन एग्रीकल्चरल लोन भी देने चाहिए। इन्हें ऐसा नहीं कि सिर्फ जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं उन्हीं को ही लोन यूसीबीज़ को देने चाहिए। उनके अलावा जो दूसरे लोग अगर डिमांड कर रहे हैं किसी और काम के लिए तो वो भी उनको भी लोन जो है यूसीबीज़ को देना चाहिए। और आखिर में था कि प्रॉपर सर्वे जो है वो एक होना चाहिए। फेडरेशन कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट जो है हर एक स्टेट का एक डिपार्टमेंट रहता है। फेडरेशन कोऑपरेटिव फेडरेशन का एक डिपार्टमेंट रहता है। तो उस कोऑपरेटिव फेडरेशन के डिपार्टमेंट को हर कोऑपरेटिव का एक प्रॉपर सर्वे जो है वो कराना चाहिए ताकि ये पता चले कि सब जो है बाय रूल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं और क्या क्या खामियां जो हैं वो किस में हैं सबका पता लग सके। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी आती है 20th कमेटी है वो अर्धनारीश्वर कमेटी। 1985 से 1987 की कमेटी है अर्धनारीश्वर कमेटी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसे बनाती है और स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स जो हैं यानी जो पहले कानून बने हुए हैं स्टेट्स के जो कि कोऑपरेटिव्स को लेकर हैं उन्हें एग्जामाइन करने के लिए ये कमेटी बनाई जाती है कि क्या वो कानून जो है काफ़ी हैं या और हमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, क्या बदलाव की ज़रूरत है। ये जो है सजेस्ट करने के लिए इस कमेटी को बनाया जाता है। और इस कमेटी को अगर सिंपल कहें तो कमेटी ऑन कोऑपरेटिव लॉ के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा नाम इसका है कमेटी ऑन कोऑपरेटिव लॉ फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन एंड प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो ये दूसरा नाम भी इस कमेटी का है। क्या रिकमेंडेशन रहती हैं कि इन्होंने कहा कि एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के खिलाफ हैं, यानी जो कानून अभी से पहले पहले बने हैं वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं और वो कोऑपरेटिव्स को ऑटोनॉमी भी नहीं देते। तो इसलिए इन कानूनों को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ये रिकमेंडेशन थी इस कमेटी की। दूसरा था कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन प्राइमरीज शुड बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटीज़। तो जो प्राइमरी सोसाइटीज़ थी यानी जो विलेज लेवल पर जो सोसाइटीज़ थी उनका जो है इलेक्शन वो बिल्कुल सोसाइटी के ही पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए, उसमें गवर्नमेंट का इंटरव्यू कुछ नहीं होना चाहिए। तो प्राइमरीज सोसाइटीज़ जो हैं उनका इलेक्शन करवाने की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सोसाइटीज़ को ही होनी चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशनल लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ये एक आम बात है। उसके बाद ऑटोनॉमी जो है इन कोऑपरेटिव्स को मिलनी चाहिए अपने डिसीजन लेने में, अपनी इनको मेंबरशिप किसको देनी है, कैसे देनी है, अपनी सोसाइटी की मैनेजमेंट कैसे करनी है, मनी और मैन पावर कहाँ से लाना है, किस तरीके से लाना है। तो इस चीज़ की
ऑटोनॉमी जो है वो पूरी एक सोसाइटी को मिलनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने एक और भी किया कि हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनकी कॉम्पोजिशन जो है उसे चेंज करना चाहिए। जो मौजूदा कॉम्पोजिशन थी उसे बदलने की ज़रूरत है, ये सोसाइटी का कहना था। उसके बाद आखिरी जो सजेशन थी वो थी कि रजिस्ट्रार के पास जो इतनी ज़्यादा पावर है, इन पावर्स को ख़त्म करना चाहिए, कर्टेल करना चाहिए। और ये रजिस्ट्रार जो है ये सिर्फ एक डेवलपमेंट एजेंट के तौर पर काम करना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी इसको कोई ख़ास ज़्यादा पावर नहीं देनी चाहिए, ताकि जो ऑटोनॉमी जो है इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की वो बरकरार रह सके और गवर्नमेंट का इंटरवीन इसमें कम से कम हो सके। ओके। उसके बाद 21st कमेटी जो है वो है एग्रीकल्चर क्रेडिट रिव्यू कमेटी, 1986 से 1999 के बीच की बनती है एग्रीकल्चर क्रेडिट रिव्यू कमेटी। तो चेयरमैन जो हैं इसके वो रहते हैं एम खुर्शो, और ये कमेटी जो है वो आरबीआई के द्वारा गठित की जाती है। चेयरमैन रहते हैं इसके एम खुर्शो। ओके। पर्पस इसका क्या रहता है कि एग्जामाइन द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल क्रेडिट सोसाइटीज़। ठीक है, जो भी एग्रीकल्चरल या रूरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम जो है उन्हें ढूंढिए कि क्या क्या डेफिशिएंसीज जो हैं उनमें, और उसके ऊपर सजेशन जो है वो गवर्नमेंट को दीजिए कि क्या जो है किया जा सकता है इनको फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए। रिकमेंडेशन क्या रहती हैं? पहली रिकमेंडेशन रहती है कि जो लेंडिंग रेट है इन बैंक्स का, उसके ऊपर एक सीलिंग लगनी चाहिए। ठीक है, यानी मिनिमम सीलिंग जो है वो रखने लगनी चाहिए। किस चीज़ की सीलिंग लगनी चाहिए कि जो बैंक्स जो हैं यानी कमर्शियल बैंक या पैक्स हैं या फिर आरआरबीज जो हैं, ये कम से कम एग्रीकल्चरल वालों को यानी एग्रीकल्चरलिस्ट जो हैं इनको कितना जो है इनको लोन देना चाहिए। यानी 100 रुपया अगर लोन दे रही है कमर्शियल बैंक, तो उसमें से एग्रीकल्चर के लिए कितना देना चाहिए एट लीस्ट। ठीक है, ज़्यादा दे सकते हैं, इससे कम नहीं देनी चाहिए। तो कमर्शियल बैंक के लिए सीलिंग रखी गई वो थी 15.5%। कम से कम 100 रुपया अगर मार्केट में दे रहे हैं तो 15.5% जो है, 15.5 रुपये जो है वो एग्रीकल्चर को जाने चाहिए। पैकाज के लिए रखा गया 5%, और आरआरबीज के लिए जो है वो रखा गया 8.65% जो है ये सीलिंग रखी गई, जो कि एग्रीकल्चर को आपको एग्रीकल्चरिस्ट जो है उनको देनी है कम से कम। उसके बाद क्रेडिट लिमिट स्टेटमेंट, यानी जितना क्रेडिट जो है इन्होंने कहाँ किसको दिया है, लगभग 3 साल में एक स्टेटमेंट जो है वो इनको बनानी है और वो गवर्नमेंट को देनी है कि हमने 3 साल में कितना जो है क्रेडिट जो है किस किस को दिया है। ये क्रेडिट लिमिट स्टेटमेंट बनानी चाहिए। उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट प्लान जो है ये भी बनाने हैं गवर्नमेंट को कि कैसे जो है बिजनेस जो है कोऑपरेटिव्स का उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद एक और जो है प्रोविज़न ये रखा गया कि जो बोरोइंग्स हैं यानी एग्रीकल्चरलिस्ट जो हैं, यानी जो फार्मर्स हैं या दूसरे एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, ये कहाँ से पैसा लेंगे ये उनकी डिज़ायर पर छोड़ देना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए कि आप हमसे ही पैसा लीजिए, आप इंस्टीट्यूशन से ही पैसा लीजिए। इनको इंस्टीट्यूशनल वे में पैसा लेना है या नॉन इंस्टीट्यूशनल वे में लेना है। यानी इंस्टीट्यूशन हो गए आपके बैंक्स वगैरह हो गए या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर्ड रहते हैं कहीं ना कहीं, और नॉन इंस्टीट्यूशनल लोग जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे आपके मनी लैंडर हो गए, आपके साहूकार वगैरह लोग हो गए, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं। तो कहाँ से लोन लेना है एक एग्रीकल्चरिस्ट को, ये उनकी डिज़ायर पर छोड़ देना चाहिए। गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। कहाँ से उनको जहाँ से अच्छा उनको लगे वो वहाँ से लेना चाहिए। फ़ायदे ज़रूर बताइए आप उनको कहाँ से लोन लेने के क्या फ़ायदे हैं, लेकिन डिज़ायर उनकी है जहाँ से लेना है ले। उसके बाद एक और रिकमेंडेशन रखी गई कि नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका एक स्थापना होनी चाहिए, या फिर जिसे कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1994 जो है 94 में इस बैंक को बना भी दिया गया, इस रिकमेंडेशन के बाद, इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद। ओके। नेक्स्ट कमेटी आती है आपकी जेसी पंत कमेटी। ठीक है, तो जेसी पंत कमेटी जो है, पंग नहीं है सॉरी, पंत कमेटी PANT। तो जेसी पंत कमेटी 1990 की है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जो है ये कमेटी बनाई जाती है। पर्पस इसका रहता है टू कंसीडर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट रिव्यू कमेटी। जो पिछली कमेटी हमने खुसरो साहब की पढ़ी है, उसकी जो रिकमेंडेशन थी उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके ऊपर जो है ये कमेटी बनाई जाती है। रिकमेंडेशन क्या रहती हैं जैसी बात कमेटी की, कि कोऑपरेटिव बैंक में जितने भी पर्सनल्स हैं जो काम कर रहे हैं उन्हें ट्रेन किया जाना चाहिए, और हर तरीके से ट्रेन किया जाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में उसको एक्सपर्टीज़ दे दी जाए और बाकी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो हर एक फील्ड, हर एक आस्पेक्ट में जो है उन पर्सनल्स जो है उन्हें ट्रेनिंग देनी है। दूसरी रिकमेंडेशन थी कि बिजनेस डेवलपमेंट प्लान जो है वो पैकाज के लिए वो बनाने चाहिए, और ताकि उनकी बेटर फंक्शनिंग जो है वो हो सके।
तो ये रिकमेंडेशन जो है हमारी 5th कमेटी की थी। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी हमारी आती है वो है ब्रह्म प्रकाश कमेटी। 1990-1991 की कमेटी है ब्रह्म प्रकाश कमेटी। चेयरमैन इसके रहते हैं हमारे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, और ये कमेटी प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई गई कौन सी कमेटी है ये भी आ सकता है, तो वो है ब्रह्म प्रकाश कमेटी। तो किस लिए बनाई जाती है? फॉर रिवाइजिंग द एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव लॉ। तो कोऑपरेटिव लॉज जो अभी तक 90 से पहले पहले बने हुए हैं उनको रिवाइज़ करना है या नहीं करना है, ये इस सोसाइटी को काम दिया जाता है कि आप बताइए कि क्या कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम रहता है कमेटी ऑन मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट और कमेटी ऑन कोऑपरेटिव लेजिस्लेशन। तो ये दूसरा नाम इन कमेटीज़ का रहता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस कमेटी की ये है कि इस कमेटी ने मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट ऑफ 1990 को सजेस्ट भी किया, उसको ड्राफ्ट भी किया, जो कि हमने पिछले एक्ट्स में पढ़ा था मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1991 का। तो इसको ड्राफ्ट करने का काम भी इस कमेटी का था और इसको सजेस्ट भी इस कमेटी ने किया था। ओके, रिकमेंडेशन क्या रही है इसकी कि यूज़ प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव एंड स्टेट पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव एज अ गाइड। ठीक है, तो कोऑपरेटिव्स जो हैं उनकी फंक्शनिंग में प्रिंसिपल्स जो हैं, यानी जो भी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो स्टेट की पॉलिसी जो बनाई जाती है कोऑपरेटिव्स के ऊपर, वो गाइड के तौर पर यूज़ करने चाहिए, यानी उन्हीं का इस्तेमाल करके कोऑपरेटिव जो है उन्हें अपना काम करना चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी तरीका है, यानी किसी सोसाइटी को रजिस्टर करवाना है खुद को, तो जो भी तरीका है रजिस्ट्रेशन का उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहिए ताकि वो आसानी से करवा सकें रजिस्ट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन थी कि गवर्नमेंट से रूल मेकिंग पावर जो है वो ले लेनी चाहिए, और कोऑपरेटिव्स जो हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के ऊपर काम ना करें, बल्कि कोऑपरेटिव जो हैं अपने बायलाज जो उनके रहते हैं, जो भी कानून एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रहते हैं, वो उनके ऊपर काम करें, ना कि गवर्नमेंट को पावर हो कि वो उनके कानूनों को बदल सके। और आखिर में रिकमेंडेशन थी नो पावर टू रजिस्ट्रार टू इशू ऑर्डर। ठीक है, गवर्नमेंट को और रजिस्ट्रार को कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो कोऑपरेटिव्स को कोई ऑर्डर इशू करें कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, कानून के खिलाफ जाकर आप नया कोई रूल निकाल देंगे, आप ये कीजिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जो कोऑपरेटिव्स के बायलाज कहते हैं उनके मुताबिक चले और उसी के ऊपर इंडिपेंडेंट काम अपना करते रहें। सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी आती है हमारी नरसिम्हन कमेटी। 1951 की कमेटी आती है, और ये कमेटी जो है ये भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर ही बनती है। इस कमेटी की 2 रिपोर्ट आती हैं, यानी रिपोर्ट एक ही है, यानी उसका एक हिस्सा जो है वो 1952 में आ जाता है और एक दूसरा हिस्सा उस रिपोर्ट का 1958 में आता है। तो जो पहला पार्ट रिपोर्ट का रहता है उसमें कुछ ज़्यादा फोकस जो है इस कमेटी का नहीं रहता। जो मेन प्रॉब्लम रहती हैं अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, चाहे वो एसएलआर की, सीआरआर की हों या एनपीएस की हों, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता। यानी इसकी पहले पार्ट की जो रिकमेंडेशन है बिल्कुल फ्रूटलेस होती हैं, कोई भी काम की नहीं होती हैं, इसलिए इनको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जाता। एसएलआर आपकी स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो है, सीआर आपका कैश रिजर्व रेशियो है, एनपीए आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो पहली जो पार्ट आता है रिपोर्ट का बिल्कुल बेकार रहता है, किसी काम का नहीं रहता, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का तो सोच भी नहीं सकती गवर्नमेंट। हाँ, सेकंड पार्ट जो आती है रिपोर्ट की 1958 में, उसमें ज़रूर कुछ ध्यान दिया जाता है। जो ये प्रॉब्लम्स जो ऊपर नहीं नोटिस की गई वो अब नोटिस की जाती हैं और एक रिकमेंडेशन दी जाती है। तो मेन रिकमेंडेशन की यही रहती है कि जो भी जो ब्रांचेस हैं कोऑपरेटिव्स की जो कि लॉस में चल रही हैं या फिर जिनका एनपीए जो है वो 2% से ज़्यादा है, तो ऐसी कोऑपरेटिव्स जो हैं इन्हें हमें बंद कर देना चाहिए। ये रिकमेंडेशन रहती है नरसिम्हन कमेटी की। ठीक है, कौन सी सोसाइटीज़ को बंद करना है? या तो जो अंडर लॉस यानी लॉस में चल रही हैं, या फिर जिनका एनपीए जो है 2% से ज़्यादा है, ऐसी ब्रांचेज जो है उन्हें हमें बंद कर देना चाहिए, ऐसा कहना था नरसिम्हन जी का। वो भी उनकी सेकंड पार्ट ऑफ रिपोर्ट में। ठीक है, उसके बाद 25th कमेटी जो है वो हमारी है कपूर कमेटी। तो कपूर है, इसको CAPORB स्पेलिंग कहीं पर यूज़ करते हैं और कहीं पर KAPORB यूज़ करते हैं, तो आप दोनों ही ध्यान रखिएगा। 2000 जो है उसमें इस कमेटी का गठन रहता है। चेयरमैन रहते हैं हमारे जगदीश कपूर जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गठित की जाती है कमेटी। पर्पस क्या रहता है? टू रिकमेंड लाइन्स ऑन विच द कोऑपरेटिव शुड इवॉल्व एज इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड ऑटोनॉमस मेंबर ड्रिवन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो
कहा ये जाता है कमेटी को, आप हमें कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स जो हैं वो बताइए जिसको फॉलो करके हम कोऑपरेटिव जो है उन्हें इंडिपेंडेंट बना सकें, उन्हें सेल्फ रिलायंट बना सकें, आत्मनिर्भर बना सकें, मेंबर ड्रिवन इंस्टीट्यूशन बना सकें जिसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम रहे। तो क्या रिकमेंडेशन रहती हैं फिर कपूर कमेटी की, वो है कि सेम ये कहा जाता है प्रोफेशनलाइजेशन होनी चाहिए, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, रिकवरी लोन रिकवरी के लिए जो है वो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए। तो ये सब पुराने ही पॉइंट कहेंगे हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा गया था कि आप कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट फंड जो है वो उसका एक गठन कीजिए, यानी जो कोऑपरेटिव जो हैं जिनको रिहैब की ज़रूरत है, जो कि नुकसान में चल रही हैं या ख़त्म हो चुकी हैं, किसी चीज़ की वजह से फेल हो चुकी हैं, तो उनको रिहैब करना और उनको वापस से जो है एक रिवाइव करना, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो वो कहाँ से आएगा, उसके लिए एक फ़ंड बनाया जाए जिसका नाम रहेगा कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट फ़ंड, ठीक है। उसके बाद एक और खामी जो है वो इन्होंने नोट आउट की, वो था कि कोऑपरेटिव जो हैं वो अपना डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो है बिल्कुल खो चुके हैं, यानी को ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जो है वो हो रहा है कोऑपरेटिव्स का, वहाँ पर लोगों का जो है डेमोक्रेटिक राइट वो उन्हें नहीं मिल रहा है, ब्यूरोक्रेसी जो है बिल्कुल कंट्रोल कर रही है। इसलिए इन चीज़ों को जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है वो बिल्कुल मिनिमम लेवल पर कर देनी चाहिए। ये कहना था हमारी कपूर कमेटी का। ओके, उसके बाद 26 कमेटी हमारी आती है, वो है विखे पाटिल कमेटी जो कि 2001 में आती है। तो विखे पाटिल कमेटी के बारे में, तो विखे पाटिल कमेटी का क्या कहना था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कमेटी बनाई जाती है। दूसरा नाम इसका रहता है जॉइंट कमेटी ऑन रिवाइटलाइजेशन एंड सपोर्ट टू क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम रहता है। और रिकमेंडेशन इसकी क्या रहती हैं कि सबसे पहले तो जो डेमोक्रेटिक राइट या डेमोक्रेटिक हक जो सोसाइटीज़ से छीन लिए गए हैं, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रही है, उसको जो है रिस्टोर करना, यानी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो कहीं खो गए हैं उनको वापस से इनके प्रिंसिपल्स में लाना, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस जो हैं कोऑपरेटिव्स के होने चाहिए, और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है मैनेजमेंट में, कोऑपरेटिव्स के मैनेजमेंट में, वो बिल्कुल मिनिमम होनी चाहिए, उसे कम कर देना चाहिए। ओके, आगे सेम प्रोफेशनल स्टाफ होना चाहिए। उसके बाद इन्वायरमेंट ऐसा रहना चाहिए कोऑपरेटिव्स का जहाँ पर रिसोर्स जो हैं उनके जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं या दूसरे एसेट्स हैं उनकी बेस्ट मैनेजमेंट हो सके, और ड्यूज़ जो हैं यानी लोन्स की रिकवरी जो है वो उसके लिए भी प्रॉपर मेथड जो है वो बनना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट थी कि एक्सपैंड सर्विस एरिया, ठीक है। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो सर्विस एरिया है, क्रेडिट तो ठीक है, क्रेडिट देने का काम ओके है, लेकिन सर्विसेज एरिया जो है प्राइमरी कोऑपरेटिव्स का, उसको भी बढ़ाना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा फंक्शनल और ज़्यादा वायबल जो है वो सोसाइटीज़ बन सकें। ओके, और आखिरी रिकमेंडेशन थी कि आखिरी में ये कहा गया कि ये जो रिकमेंडेशन जो हैं विखे पाटिल कमेटी की थी, इन्हें इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, यानी इन्होंने कहा तो इसको माना नहीं गया, इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। और ये चीज़ भी एक है कि रिकमेंडेशन जो देते हैं ये बाइंडिंग नहीं रही गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं कि ये रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है, उनकी मर्ज़ी है, चाहे वो पूरी भी कर दें, चाहे वो कोई भी ना करें, चाहे वो थोड़ी बहुत भी कर दें। तो विखे पाटिल कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ओके, उसके बाद आखिर 27 कमेटी आती है वैद्यनाथन कमेटी, ठीक है। तो वैद्यनाथन कमेटी 2004-05 की थी। प्रोफेसर वैद्यनाथ जो थे वो इसके चेयरमैन रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये कमेटी का गठन हुआ, और पर्पस था टू रिमूव डेफिशिएंसीज थ्रू रिवाइवल एंड रिवाइटलाइजेशन प्लान टू इंश्योर effective cooperative credit structure for both short term and long term cooperative societies, ठीक है। तो जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनको कैसे जो है रिवाइव किया जाए, उनकी अगर कोई खामियां हैं उनको ढूंढा जाए, उनको हटाया जाए। और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ कौन सी, शॉर्ट टर्म वाली भी जो शॉर्ट टर्म लोन्स में डील करती हैं, और जो लॉन्ग टर्म लोन में डील करती हैं, दोनों तरह की सोसाइटीज़। ओके, इसका दूसरा नाम भी रहता है तो इस कमेटी का एक और नाम था, वो था टास्क फोर्स ऑन रिवाइवल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। तो ये दूसरा नाम था, ये भी पूछ सकते हैं कि इस कमेटी का दूसरा नाम क्या था, तो ये भी आप चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रिकमेंडेशन क्या थी इस कमेटी की, वो था एक ब्रॉडर रोड मैप जो है वो हमें बनाना चाहिए ताकि शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको रिवाइव किया जा सके, और क्रेडिट नीड जो है हमारे रूरल इंडिया की, और उसको भी इम्प्रूव किया जाए। और स्पेशली जो हैं क्रेडिट नीड्स जो हैं हमारे स्मॉल और मार्जिनल फॉर्म्स की, उन्हें जो है वो देखा जा सके
तो इसलिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से उनको रिवाइव करना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए एक ब्रॉडर रोड मैप जो है वो हमें बनाना चाहिए, ये इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी। और आगे इसकी यही थी कि रिवाइवल पैकेज जो है गवर्नमेंट को देना चाहिए, लगभग 1500 करोड़ का रिवाइवल पैकेज देना चाहिए इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पर, ताकि जो है ये अपने ऑटोनॉमस फंक्शनिंग जो है उसको कैरी आउट कर सकें। ओके, और ये रिवाइवल पैकेज जो दिया गया 15,000 करोड़ का कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने का जो ज़िम्मेदारी थी, इम्प्लीमेंट करने की जो एजेंसी थी, वो नाबार्ड को बनाया गया। यानी नाबार्ड जो है वो पैसा देगा इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, और वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी करवाएगा। पैसा देगा ही नहीं, उसको अच्छी जगह लगवाने का काम जो है वो भी नाबार्ड का रहेगा। ओके, उसके बाद डिपॉजिट गारंटी स्कीम जो है वो लागू होनी चाहिए एक पैकाज के लिए। ठीक है, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर डिपॉजिट गारंटी स्कीम, यानी जो भी वहाँ पर डिपॉजिट जमा करा रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं पैकाज को, वो वहाँ पर उनको एक गारंटी मिलनी चाहिए। जैसे आज आप बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो आपको एक गारंटी मिलती है DIGCC के द्वारा, कि अगर आप कल को मान लीजिए बैंक ख़त्म हो गया, बैंक किसी वजह से बंद हो गया, तो आपके डिपॉज़िट के ऊपर पहले लिमिट थी कि 2 लाख रुपए आपको मिलेगा, और अब लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। यानी कोई भी बैंक में आपने पैसा जमा कराया है जो कि लिस्टेड है, जो अच्छा बैंक है, रजिस्टर्ड बैंक है RBI के अंदर, अगर वो बैंक डूब जाता है किसी वजह से, तो आपको एटलीस्ट 5 लाख रुपया कम से कम मिलेगा। इसकी मतलब 5 लाख से कम आपका डिपॉजिट तो आपको सारा ही मिल जाएगा, 5 लाख से ज़्यादा आपका डिपॉजिट है उस बैंक में तो मिलेगा 5 लाख मिनिमम। ऐसे ही पैकाज के लिए भी रखा गया कि पैकाज में जो लोग पैसे जमा करवाएंगे उनको भी एक डिपॉजिट गारंटी स्कीम उनके लिए होनी चाहिए, ताकि कल को पैकाज अगर बंद भी हो जाए तो उनको जो है एक गारंटीड डिपॉजिट जो है वो वापस से उनको मिल सके, ताकि वो दिल खोल कर जो है पैसा लगा सकें, सेफ़ फील करें पैसा लगाने में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी कि कैपिटल बेस जो है पैकाज को वो बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट को और पैसा जो है इनको देना चाहिए इनकी कैपिटल में, और इनकी बैलेंस शीट जो है, जो कि भरी हुई थी बैड डेट्स के उस टाइम में, उस बैलेंस शीट को कहीं ना कहीं क्लीन करने में काम जो है गवर्नमेंट को हेल्प इनकी करनी चाहिए, ताकि इनकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है पैकाज की वो इम्प्रूव हो सके। ओके, उसके बाद 2009 में जो है टास्क फोर्स का गठन होता है, GC चतुर्वेदी जिसके चेयरमैन रहते हैं। तो इस टास्क फोर्स का गठन इसलिए होता है कि वो इस वैद्यनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन है इनको एनालाइज कर सकें, जो कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट के ऊपर जो भी रिकमेंडेशन थी इनको एनालाइज करें, और इसके ऊपर जो है फर्दर सजेशन गवर्नमेंट के दो दें कि क्या इन्हें लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, उसके बाद 28th कमेटी हमारी आती है एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर इन डेप्थनेस। तो एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर इन डेप्थनेस जो है वो बनाया जाता है 2006-07 में, जिसके चेयरमैन रहते हैं R. राधाकृष्णन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये बनाया जाता है। पर्पस क्या रहता है इसका? टू लुक टू द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चरल इन डेप्थनेस एंड सजेस्ट द मेयर। ठीक है, तो जो भी एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स या दूसरे तीसरे लोग इन्वॉल्व हैं, तो अगर वो किसी कर्जे में हैं, किसी डेट में हैं, तो उस चीज़ को देखना है, और क्या क्या मेयर जो हैं, क्या सजेशन जो है वो दे सकते हैं, वो हमें गवर्नमेंट को सजेस्ट करना। ठीक है, क्या रिकमेंडेशन रही इस कमेटी की? वो था कि कन्वर्जन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड इनटू फुल फ्लेज भारत किसान कार्ड। तो रिकमेंडेशन पहली थी कि जो KCC थे, जो किसान क्रेडिट कार्ड जो थे, उनको भारत किसान कार्ड में कन्वर्ट कर देना चाहिए, फुल फ्लेज्ड भारत किसान क्रेडिट कार्ड में। ठीक है, तो कन्वर्जन थी, रिकमेंडेशन नहीं मानी गई। आज भी आपको पता है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो अभी भी उनका नाम किसान क्रेडिट कार्ड ही है, उनको भारत किसान कार्ड नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी एक रिकमेंडेशन की तरफ से थी। दूसरी थी क्रेडिट काउंसलिंग होनी चाहिए फार्मर्स की। देखिए, जैसे मेडिकल काउंसलिंग आपने नाम सुना होगा, कि जो भी लोग किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, वो उनको सलाह देते हैं कि क्या आपको बीमारी है, आपको क्या करना चाहिए, इस बीमारी के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, तो पूरी काउंसलिंग करके आपको बताते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि क्रेडिट काउंसलिंग जो है फार्मर्स की होनी चाहिए। फार्मर्स जो हैं वो एक काउंसलर बैठेगा वहाँ पर, और वो फार्मर्स वहाँ पर जाएंगे, वो उनको काउंसलर जो रहेगा वो पूरी उनकी काउंसलिंग करेगा, और उनको क्रेडिट के बारे में जो भी जानकारी है वो प्रॉपर जानकारी, पूरी जानकारी जो है हर फार्मर को पहुँच जाएगा। तो इस तरह से काउंसलिंग जो है क्रेडिट की वो फार्मर्स के लिए होनी चाहिए। और उसके बाद एक फ़ंड जो है वो क्रिएट करना चाहिए, जिसका नाम रहेगा मनी लेंडर डेट रिडेम्पशन फ़ंड। ठीक है, तो मनी लेंडर डेट रिडेम्पशन फ़ंड किस लिए रहेगा? कि मान लीजिए किसी फार्मर ने
कर्ज़ा लिया किसी मनी लेंडर से और दे नहीं पाया, कर्ज़े में आ गया, तो यही तो प्रॉब्लम है जिसको देखना था। तो उसके लिए एक फ़ंड बनाया जाएगा, मनी लेंडर डेट रिडम्पशन फ़ंड, कि किसी वजह से अगर फार्मर जो है मनी लेंडर का पैसा नहीं दे पाया है, मजबूर है, नहीं दे सकता, तो इस गवर्नमेंट क्या करेगी कि इस फंड में जो पैसा होगा, इस फंड से पैसा उठाकर वो मनी लेंडर को देगी और उसका जो फार्मर का कर्ज होगा वो उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी इंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियली इंक्लूडेड, की फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड लोग जो हैं, यानी जो हिस्सा नहीं हैं, जो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में से लोन नहीं ले रहे हैं, उन्हें भी जो है इसके अंदर लाना, ताकि वो इंस्टीट्यूशनल वे में लोन ले सकें, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल वे जो है मनी लेंडर्स वगैरह से, उनसे लोन ना लेकर इंस्टीट्यूशन से लोन लें, ताकि उनको फ़ायदा भी हो सके और डेट के अंदर भी वो ना आए। ठीक है, उसके बाद इमीडिएट क्रेडिट मेयर, यानी गवर्नमेंट को तुरंत जो है कुछ ना कुछ पैसा जो है इनके लिए वो देना चाहिए, फार्मर्स जो हैं, जो कि इमीडिएट जिनको पैसे की ज़रूरत है, तो वो भी इनको गवर्नमेंट को देना चाहिए। उसके बाद हमें एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाना चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ताकि रिस्क जो है, डेट की रिस्क जो है, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट रह सके। ओके, और आखिर सजेशन जो है वो रहती है कि रिमूव मिडलमैन, की फार्मर और मार्केटिंग के बीच में, या फार्मर और जहाँ पर भी फार्मर जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है उसके बीच में जो मिडलमैन है उसको हटाया जाए, ताकि प्रॉफिट जो है वो फार्मर को बराबर मिल सके। जो प्रॉफिट मिडलमैन कुछ खा जाता है वो प्रॉफिट भी फार्मर को मिल सके। उसके बाद डिपेंडेंसी जो है फार्मर की, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि फार्मर जो थे वो मानसून पर बड़े डिपेंड थे। तो इस प्रॉब्लम को भी फाउंड आउट किया गया और गवर्नमेंट से कहा गया कि हो सके तो आप इस पर भी कुछ ध्यान दीजिए, इसके ऊपर कुछ जो है हेल्प हो सके। जो मानसून पर डिपेंडेंट फार्मर हैं तो उन्हें इरिगेशन वगैरह टाइप की कुछ फैसिलिटीज़ अगर दे सकें तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। और दूसरा एक और था कि डिपेंडेंसी जो थी फार्मर की नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यानी जो नॉन इंस्टीट्यूशनल वेज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मनी लेंडर और साहूकार वगैरह, इनके ऊपर भी बड़ी डिपेंडेंसी थी फार्म की। तो ये भी सजेशन दी गई कि भाई ये डिपेंडेंसी इनकी इतनी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इन्हें इस डिपेंडेंसी से हटाना चाहिए, और लोगों को जो है इन इंस्टीट्यूशनल वेज में, इन बैंक्स के पास, इन कोऑपरेटिव्स के पास लाना चाहिए, जहाँ से ये पैसा ले सकें और मनी लेंडर्स से पैसा ना लेकर वो यहाँ आए, ताकि मनी लेंडर्स से जो डेट का एक रिस्क रहता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सके। उसके बाद 2007 में एक ग्रुप बैठाया गया, इंटरनल वर्किंग ग्रुप, जिसका नाम था ये बताया बिठाया गया, और इसका क्या काम था, ये इस्टेब्लिश इसलिए किया गया ताकि ये जो रिकमेंडेशन है इस एक्सपर्ट ग्रुप ऑन इंडेप्टनेस की, उसको री-एग्ज़ामाइन करना कि क्या ये ठीक है, इनमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसके ऊपर भी एक ग्रुप बैठाया गया जिसका नाम था इंटरनल वर्किंग ग्रुप, और इसके चेयरमैन थे, वो थे वीएस व्यास। ठीक है, वीएस व्यास थे, और ये आरबीआई के द्वारा ये बैठाया गया था। और इसमें इस कमेटी में, यानी इंटरनल वर्किंग ग्रुप में, आरबीआई के तकरीबन हर डिपार्टमेंट से आरबीआई के मेंबर जो हैं इस कमेटी में थे, ताकि वो अच्छी तरीके से और एक्सपर्टीज से जो है वो और रिकमेंड कर सकें। ओके, उसके बाद आखिरी कमेटी जो है वो बिल्कुल आखिरी कमेटी, जो कि 2009 में इस्टेब्लिश की गई इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद कोऑपरेटिव्स पर अभी तक कोई कमेटी आई नहीं, क्योंकि उसके बाद आपको पता है 2011 में 97th अमेंडमेंट आता है और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है, और उसके बाद कानूनी तौर पर बिल्कुल हक जो हैं वो कोऑपरेटिव्स को मिल जाते हैं, और हमें ज़रूरत भी नहीं रहती फर्दर जो है डेवलपमेंट करने की। क्योंकि जब तक एक्ट्स थे, एक्ट्स को तोड़ा भी जा सकता था, मरोड़ा भी जा सकता था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा मिल गया कोऑपरेटिव्स को, उसके बाद जो भी वहाँ पर 97 अमेंडमेंट के अंदर रूल थे, अब बिल्कुल उन्हें ही फॉलो करना है और स्ट्रिक्ट वे में फॉलो करना है। तो उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी फिर किसी कमेटी की। और आखिरी कमेटी अगर हम देखें तो 2011 से पहले, यानी अमेंडमेंट्स 97 अमेंडमेंट के पहले जो कमेटी आखिरी आई, वो थी हाई पावर्ड कमेटी ऑन कोऑपरेटिव, जिसे एचपीसी कमेटी भी कहा जाता है, 2009 की कमेटी है। कौन था चेयरमैन? तो चेयरमैन इसके रहे वो थे शिवाजी राव जी पाटिल। ठीक है, शिवाजी राव जी पाटिल जो हैं वो इसके चेयरमैन रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कमेटी कंस्टिट्यूट की जाती है। पर्पस इसका यही रहता है कि जो कोऑपरेटिव्स हैं, क्योंकि अब उन्हें लगभग 100 साल होने लगे थे, तो पिछले 100 साल में कोऑपरेटिव्स जो हैं उन्होंने क्या काम किया, कैसा काम किया, उनकी क्या अचीवमेंट्स वगैरह रही, क्या चैलेंजेस उनके रहे, इन सब को जो है वो फाइंड आउट करना, और उसके बाद गवर्नमेंट को सजेस्ट करना कि क्या जो है
फर्दर किसी पॉलिसी की ज़रूरत है या किसी फर्दर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है या नहीं, ताकि इनकी डेवलपमेंट यानी और अच्छी फंक्शनिंग ये कर सकें। रिकमेंडेशन क्या थी कि पहली रिकमेंडेशन इसकी यही थी कि अमेंडमेंट जो है यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं एक्ट 2002 में जिसकी अमेंडमेंट हुई थी, उसको फर्दर अमेंडमेंट करने के लिए कहा गया। यानी कहा गया कि 2002 का ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है ये कहीं ना कहीं सफिशेंट नहीं है, तो इसके अंदर और अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। ये पहली रिकमेंडेशन रही। उसके बाद दूसरी थी कोऑपरेटिव्स जो हैं उन्हें वो हक अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। ये कमी जो है ये फाइंड आउट की गई इस कमेटी की तरह कि जिस राइट्स के उनको हक थे अभी तक वो हक उनको नहीं मिले हैं, इसलिए वो हक जो है उन्हें और देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कमी है इनके वर्किंग में, ये फाइंड आउट किया गया। उसके बाद तीसरी थी वो थी डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एज फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो ये कहा गया गवर्नमेंट को कि आप कोऑपरेटिव्स जो है इन्हें फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी लेकर चलिए। जैसे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आपके पास टर्शरी सेक्टर है। इस तरह से फोर्थ सेक्टर जो है आप कोऑपरेटिव्स को मानकर चलिए और इस तरीके से डेवलपमेंट कीजिए ताकि आने वाले टाइम में ये आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो दे सकें। और आखिरी रिकमेंडेशन थी कि लॉ एक होना चाहिए फॉर द प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स की प्रॉपर गवर्नेंस के लिए एक लॉ पास होना चाहिए ताकि इन्हें वॉलेंटरी हक मिल सके, वॉलेंटरी राइट्स जो है वो मिल सके, इनको ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग का दर्जा मिल सके और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर ये काम कर सकें। ऐसा एक कानून जो है वो बनना चाहिए और वो सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनको उसके अंदर कवर वो होनी चाहिए। तो यही था आज की वीडियो में। कमेटीज़ के ऊपर इतना ही है। तो काफ़ी सारी कमेटीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं और इसके बाहर जाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता आपको अब पड़ेगी। तो नोट्स बना लीजिए इन सोसाइटीज़ के, बिल्कुल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन जो थ्योरी नोट्स हैं और भी इसको एक्सपेंड कीजिए। जो भी मैंने आपको बताया है इन छोटे छोटे पॉइंट्स को साथ में इंक्लूड कीजिए और बहुत है इसके ऊपर। ओके, इसके बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे इसके थोड़ी देर बाद, शाम तक आपको इसके एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बता देंगे कि कब नेक्स्ट वीडियो और क्या टॉपिक रहने वाला है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।